हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, यही पढ़ने वाले थे। कल हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का हमने एक पार्ट डिस्कशन किया था कि जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई भी पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट को फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो ऐसे टाइप ऑफ फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, फ्रिक्शन फोर्स, फिर उसके बाद कोलिजन फोर्स, टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के बारे में ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से फोर्स थे? ऐसे पर्टिकुलर फोर्स जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को फिजिकल कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी नहीं था, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स था। सेकंड इट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। थर्ड इट वाज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पोल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हमारा कल का डिस्कशन हुआ था। जो प्रीवियस हमारे दो पार्ट्स हैं उसके बीच में पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, आज हम थर्ड पार्ट में शुरू करते हैं न्यूटन के बारे में। सबने सुना ही होगा नाम, न्यूटन साइंटिस्ट। ठीक है, पर्टिकुलर न्यूटन साइंटिस्ट ने कुछ डेरिवेशन किया था। वो थ्योरी आपने सबने सुनी होगी कि पर्टिकुलर न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एप्पल फॉल डाउन हुआ, तो फिर उन्हें लगा कि नीचे ही कैसे आया, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड दैट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, तो वही न्यूटन ने और फोर्स, ये जो ग्रेविटेशन, वो जो पर्टिकुलर डिफाइन किया था, वो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में डिफाइन किया गया था, जो एप्पल का आपने एग्जांपल अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर ये न्यूटन का कंट्रीब्यूशन पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको न्यूटन का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, न्यूटन थे ही ऐसे। अब उनका एक पर्टिकुलर और एक वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन फोर्थ चैप्टर में भी है। फोर्थ चैप्टर में उन्होंने क्या किया है, फोर्स को डिफाइन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं मोशन और रेस्ट कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, उन्होंने अपने 3 डिफरेंट लॉज बनाए थे, जिसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके और अलग अलग नाम भी है, तो हम ये नाम भी देखेंगे कि पर्टिकुलर उनका पर्टिकुलर नेम क्या है। चीजें क्लियर है? तो हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, और उसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया के बारे में भी कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बात करता है। अब इनर्शिया क्या होता है? हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि इनर्शिया होता है, कंडीशन होती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, इधर इन रेस्ट कंडीशन और इधर इन पर्टिकुलर मोशन कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम इनर्शिया स्टेट कहते हैं, टाइप ऑफ इनर्शिया स्टेट, रेस्ट वन एंड मोशन वन, दैट इज इन डायनामिक पार्ट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस चीज को लेके। उन्होंने कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा ही रेस्ट में रहेगा अंटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स पैक कर रहा हो। ठीक है, सेकंड, अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी मोशन कंडीशन में है तो वो मोशन कंडीशन में ही रहेगा अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, ये गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके बारे में। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला था। अब इसी एक्सपेरिमेंट्स को लेके, इसी थ्योरी को यूज करके, गैलीलियो की थ्योरी को यूज करके न्यूटन ने कुछ फॉर्मूलेस बनाए, कुछ पर्टिकुलर थ्योरी बनाई और कुछ कंसेप्ट प्रोवाइड किए हमें। ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। ओके, तो पर्टिकुलर जो एक डिस्कशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है। ठीक है, एक साइकिलिस्ट है। ओके, वो साइकिल चला रहा है। अब वो साइकिल चलाने के लिए सबसे पहला इनिशियल स्टेज क्या होता है, हमें पैडलिंग करना पड़ता है। जैसे हम पैडलिंग करेंगे, हमारी जो रेस्ट कंडीशन में जो साइकिल थी वो मोशन कंडीशन में चलना शुरू हो जाएगी, मतलब मूवमेंट आ जाएगा उसमें। हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। फोर्स कैसे अप्लाई किया? बाय अप्लाइंग पैडलिंग करके हमने फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स अप्लाई करने पे हमें पता चला कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में था वो मूविंग कंडीशन में हो गया। ओके, ये हमें तो समझ में आ गया कि इनर्शिया को हमने चेंज किया रेस्ट कंडीशन से फोर्स मूविंग कंडीशन में बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, दैट वाज ऑफ पेडलिंग। ठीक है, अब पेडलिंग करने के बाद, अब अगर हम कुछ देर में पेडलिंग करते हैं, बहुत देर तक छोड़ दे, तो वही साइकिल तो ऑटोमेटिक मूव करती है। जैसे सबने साइकिल चलाई है, बाइसाइकिल, तो हमें सबको पता है। ठीक है, तो साइकिल मूव करती है, जबकि हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया है, मतलब पेडलिंग बंद कर दिया, फिर भी साइकिल मूव कर रही है। तो ये कैसे हुआ? दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। ये भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और आप उससे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो, अगर वहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दैट इज इन अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाता है, तो जो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा। पर यहाँ पे हमने कल और एक चीज पढ़ी थी प्रीवियस पार्ट में, एक फोर्स होता है जब दो फिजिकल बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं तो एक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज एन फ्रिक्शनल फोर्स। कल हमने इस पे डिस्कशन किया था, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए थे, वियर एंड टियर, जिसका रिजल्ट था प्रीवियस पार्ट में हमें आपको गो थ्रू किए पार्ट 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं तो एक यही कंडीशन में, किस कंडीशन में, फ्रिक्शनल फोर्स
इज नेग्लिजिबल। तो ये कंडीशन में ही जो पर्टिकुलर साइकिल जो मूव कर रही थी, जो साइकिल मूव कर रही थी वो ऑलवेज मूविंग कंडीशन में रहेगी। कंसीडर करते हैं अरे साइकिल बनानी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइकिल है, अगर फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब ये हो गई हमारी रोड, ठीक है, यहाँ पे हमारा साइकिल ड्रिवन हो रहा है, चीजें क्लियर है, ये साइकिल हमारा ड्रिवन हो रहा है, यहाँ पे साइकिल मूव कर रहा है बाय अप्लाइंग पेडलिंग, पेडल्स अप्लाई कर दिए हमने, ठीक है, फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, दिस इज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही अप्लाई किया तो व्हीकल जो साइकिल थी वो क्या हुआ, रेस्ट कंडीशन से मोशन कंडीशन में चली गई, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आफ्टर फ्यू सेकंड्स, आफ्टर फ्यू मिनट्स, हमने पर्टिकुलर पेडलिंग स्टॉप कर दिया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को हमने जीरो कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमने जीरो कर दिया, फिर भी क्या होता है, बाइसिकल तो मूव करती है एट सर्टेन डिस्टेंस, है ना, थोड़ी दूर तक जाती है फिर जाके रुक जाती है। तो रुक क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया कैसा था, इनर्शिया मोशन में था, अब इनर्शिया वापस रेस्ट में आता है। इसका एक रीजन है, रीजन क्या है, पर्टिकुलर जो साइकिल मूव कर रहे थे इसके टायर्स और रोड के बीच में एक फोर्स जनरेट हो रहा था ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर कैसा था, फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट इन नेचर, मतलब ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर साइकिल लेफ्ट टू राइट मूव करिए तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, राइट टू लेफ्ट रहेगी, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगी। तो अपोजिट इन डायरेक्शन कर होने की वजह से क्या होगा, जो व्हीकल रेस्ट से मोशन में था, फिर मोशन से फिर से रेस्ट में चला जाता है, बिकॉज ये अपोजिंग फोर्स होता है। तो गैलीलियो ने एक कंडीशन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे उन्होंने एक चीज को नोट में रखा था। नोट क्या था उनका पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, नोट क्या बना हुआ था, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे जीरो है, मतलब नो फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे हम अब फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी जीरो हो जाए, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो हो तो नहीं सकता, ठीक है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होता है। पर यहाँ पे हम एक इमेजिनरी कंडीशन करते हैं कि ये बहुत स्मूथ सरफेस पे हो रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये स्मूथ सरफेस पे हो रहा है। तो स्मूथ सरफेस, जो एक्सट्रीम स्मूथ सरफेस होती है उसे हम पर्टिकुलरली फ्रिक्शनलेस कंडीशन कहते हैं। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनलेस कंडीशन। ये होती है हमारी फ्रिक्शनलेस कंडीशन, ठीक है। तो ये होती है हमारी फ्रिक्शनलेस कंडीशन। तो गैलीलियो ने इस पर्टिकुलर ऐसे कंडीशन में जब एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वेरी स्मूथ सरफेस पे, तो उन्होंने एक नोट किया पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, उनका एक कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन बोलता है कि पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर रेस्ट कंडीशन में, अगर उसे मोशन में लाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कोई भी पर्टिकुलर बॉडी का इनर्शिया चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत हमेशा पड़ती है, ठीक है। अगर कोई ना कोई एक्सटर्नल, अब फ्रिक्शन फोर्स भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, अगर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स होगा तो जो भी बॉडी कंप्लीटली मूव कर रही है तो वो आज निकल रेस्ट पे आएगी एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। पर उन्होंने जो कंडीशन अप्लाई किया था दैट वाज स्मूथ सरफेस, दैट इज अ फ्रिक्शनलेस कंडीशन। चीजें क्लियर है, ये था गैलीलियो का पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट, जहां पे उन्होंने, दिस इज कॉल्ड गैलीलियोस लॉज ऑफ इनर्शिया। ये पर्टिकुलर लॉ को हम क्या कहते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है हमारा गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये पर्टिकुलर जो हमने डिस्कशन किया है इस पर्टिकुलर बाइसिकल को लेके, इसका कंक्लूजन क्या था, हमें कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दी एंड हमें जो हम करने वाले हैं, हम इसके रिजल्ट्स को ही यूटिलाइज करने वाले हैं, या फिर रिजल्ट को ही हम यूज करने वाले हैं आगे न्यूमेरिकल्स में, या फिर आगे पर्टिकुलर जो भी हमारी थ्योरी आएगी। तो इसका कंक्लूजन क्या बनता है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये हमने देख लिया, ये कंडीशन थी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट कंडीशन लाया वो क्या था, दिस वाज अ फर्स्ट कंडीशन दैट अ बॉडी रिमेन्स इन अ रेस्ट कंडीशन अंटिल अनलेस यू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन क्या बनता है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। मतलब ये कंडीशन दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, हम अगर हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस मोशन में है, कहीं जाके वो नहीं रुकने वाला है, मतलब हम डिफॉल्ट कंसीडर करें कि वो फ्रिक्शनलेस कंडीशन के बारे में बात हो रही है, दैट इज स्मूथ सरफेस, दैट इज फ्रिक्शनलेस कंडीशन। मतलब हमने फ्रिक्शन फोर्स को कैसा कंसीडर किया, दैट इज हमने जीरो कंसीडर किया। तो ये दो कंक्लूजन हमने पर्टिकुलरली इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
ठीक है, अब हम स्टेटमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ से। स्टेटमेंट देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यहाँ पे मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये कहता है इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट it will remain in the state of rest, and if it is in the state of motion, it will remain moving in the same direction with the same speed unless an external force is applied on it। तो यही तो कहता था गैलीलियो का भी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट इनर्शिया, inertia that is of rest and motion condition। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही स्टेटमेंट देता है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन इट विल रिमेन एट रेस्ट until and some external force acts on it, same with the moving body। if a body is in motion, ठीक है, if a body is in motion it will remain in motion until and some external force acts on it। ठीक है, ये होता है हमारा इनर्शिया लॉ या फिर फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट लॉ के बारे में कह रहे हैं दैट इज लॉ, इनर्शिया लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इनर्शिया को। ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके हैं जहां से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ का डिस्कशन क्या है, पहले हम इसे डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन थ्रू इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया के थ्रू इसे इस फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर डेफिनेशन ऑफ फोर्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन द फर्स्ट पार्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। ये हमने देख लिया था कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। ओके, इट नीड्स सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। If the object is in the state of rest, it will remain in the state of rest, and if it is moving in some direction, it will continue to move with the same speed in the same direction unless an external force applied on it। ये चीजें क्लियर है? ओके, दिस प्रॉपर्टी, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि वो अपने आप को एक स्टेबल कंडीशन में हमेशा रखता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। The property of an object by virtue of which it tends to retain its state of rest or of motion is called inertia। It is the inherent property of each object। Inherent मतलब it is default property, हम कोई external उसकी property apply नहीं करते, वो उसकी particularly inbuilt property है। तो इस particular property को हम property of inertia कहते हैं, या फिर इसी property को हम inertia के नाम से जानते हैं। That is, you know that first law। तो यही हमारा first law define करता है। ठीक है, अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया फर्स्ट लॉ को थ्रू इनर्शिया। अब हम थ्रू फोर्स डिफाइन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू फोर्स फर्स्ट लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स अकॉर्डिंग टू व्हिच अ फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज व्हिच कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमने इस फोर्स के चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि पर्टिकुलर फोर्स का रिजल्ट क्या होता है। फोर्स का रिजल्ट ही यही होता है कि फोर्स पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा दो रिजल्ट्स मिलते हैं। पहला रिजल्ट क्या था कि पर्टिकुलर वो स्टेट चेंज करता है, दैट इज रेस्ट में है तो मोशन में जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में जाएगा। और सेकंड क्या करता है, शेप एंड साइज चेंज करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो फोर्स का जो एक वन ऑफ द हाफ पार्ट है शेप एंड साइज को अगर छोड़ देते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, वो पर्टिकुलर स्टेट चेंज करता है। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट of an object। ठीक है, it can be from rest to motion और vice versa, या motion to rest। ठीक है, तो फोर्स का काम ही होता है, फोर्स का काम ही यही होता है कि फोर्स क्या करता है, पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है या फिर शेप एंड साइज चेंज करता है। पर यहाँ पे हम इनर्शिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम शेप एंड साइज को यहाँ पे बात नहीं करें, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेट के बारे में बात करें। These are the two types how we can define or how we can describe the Newton's first law of motion with the help of Galileo's experiment। ठीक है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया था, पर जब हम न्यूटन ने जब अपने पर्टिकुलर लॉज लगाए थे फोर्स में तो उन्होंने फर्स्ट लॉ के नाम से आज ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हम यूज करते हैं। चीजें क्लियर है? ओके, अब आते हैं मास और इनर्शिया के बारे में क्या होती है। ओके, हाँ, और एक चीज हमें पता है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने प्रीवियस चैप्टर की जो पर्टिकुलर मोशन चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी। चीजें क्लियर है? बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। यही डिफाइन किया था हमने,
ठीक है, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। और हमें पता है मास तो स्केलर क्वांटिटी है, मास के लिए हमें डायरेक्शन नहीं लगता, दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी बट दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी। तो जहां पे हम वेक्टर क्वांटिटी का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, ये हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, फोर्स इज ऑल्सो इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ये चीजें क्लियर है यहां तक? ओके, ये हमें याद रखना है। ओके ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज मास एंड इनर्शिया। ठीक है, ये मिटा दें, ये गैलीलियोस का फर्स्ट लॉ मिटा दें। ओके, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज मास एंड एक्सेलरेशन के बारे में, सॉरी मास एंड इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। मास एंड इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, मास एंड इनर्शिया को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट हैज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। ठीक है, इन अदर वर्ड, मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर डिफिकल्ट इज टू मूव द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। ओके, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की कि इनर्शिया, सॉरी मास और इनर्शिया कैसे है, कोरिलेटेड है। कैसे है, कोरिलेटेड, मतलब दे डिपेंड करते हैं ऑन ईच अदर। ये कैसे डिपेंड करता है, मास और इनर्शिया? हमने क्या कहा था, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया पर्टिकुलर इनहेरेंट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ओके, विच किस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which keeps an object in rest और in motion। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे रेस्ट के बारे में, बात करते हैं हम, कंडीशन की बात करें कि रेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब मास और हम कह रहे हैं कि इनर्शिया कोरिलेटेड है। अगर हम रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, रेस्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लास्टिक चेयर रखी हुई है। ठीक है, एक प्लास्टिक चेयर रखी है। ठीक है, हमारे हाउस होल्ड में सबके पास होता है एक प्लास्टिक चेयर है, और उसी के बगल में वन सीटर सोफा, जो सोफा का एक चेयर होता है, सिंगल सोफा। ठीक है, कंप्लीटली फर्निश्ड। ओके, तो एक सोफा रखते हैं, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वन चेयर, सिंगल सोफा और एक चेयर। कौन सा इजीली मूव कर पाओगे आप? कॉमन सेंस कहता है कि सिंपल सी बात है सर, प्लास्टिक चेयर तो इजीली मूव, हम एक फिंगर से मूव कर सकते हैं। क्या सोफा मूव कर सकते हो? नहीं, यू नीड सम एक्स्ट्रा पावर। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके सोफा मूव करते हैं। सोफा इजीली मूव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? अगर हम बात करें एग्जांपल, किसकी एग्जांपल के बारे में बात करें, चेयर के बारे में और सोफा चेयर के बारे में बात करें। ठीक है, सोफा चेयर एंड चेयर, और प्लास्टिक, ये प्लास्टिक चेयर है। ठीक है, दिस इज नॉट प्लास्टिक चेयर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि इसका मास कम है। ठीक है, हमें एक चीज पता है इसका मास ज्यादा है। अब जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा आपको उसको अपोजिट डायरेक्शन में पावर लगानी पड़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उतना ज्यादा एफर्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे हमें। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मास लेस, मास इज मोर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मास लेस हो तो जो फोर्स रहेगा वो भी कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, लेस अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे फोर्स मोर अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जब हम बात करते हैं मास के बारे में, तो जितना कम फोर्स, मतलब ये इजीली मूव होगा। ये कैसे मूव होगा, इजी टू मूव, यहां पे समवॉट डिफिकल्ट टू मूव, समवॉट डिफिकल्ट टू मूव। इसका मतलब और एक रीजन आता है, कोरिलेट, देख रहे हो कैसे रिलेट हो रहा है, मास का कंसेप्ट इनर्शिया से कैसे रिलेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इनर्शिया है, इनर्शिया इज लेस, इसका इनर्शिया इज मोर। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which keeps that object in a state or in motion। मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस कंडीशन में रखने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो अगर मास लेस है तो वो इजीली मूव हो जाएगा, मतलब इसका इनर्शिया, जो चेयर का इनर्शिया है, दैट टू कीप इट इन अ स्ट्रेट स्टेबल कंडीशन इज वेरी लेस, देयरफॉर वी कैन मूव इट इजीली, है ना। बट मास ऑफ अ सोफा चेयर इज मोर, due to which inertia is more, so we required more energy or more power
टू कंप्लीटली मूव दिस सोफा चेयर। ये चीजें समझ में आ गई। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। मतलब ये चीज हमें क्लियर हो गई कि जितना ज्यादा मास रहेगा, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा हमें इनर्शिया अप्लाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ठीक है, इसलिए जब हम पर्टिकुलर जब हम दिवाली के घर में जब साफ सफाई करते हैं तो हमने एक चीज नोटिस होगी कि हम जो चेयर्स होती है वो इजीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, चेयर इजीली मूव हो जाती है, पर जब बात आती है बेड, हमारे वार्डरोब्स की जो मूव करना है पर्टिकुलरली, ठीक है, ऐसे हैवी चीजें जब मूव करनी है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है या फिर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है। मास ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। मतलब वो ऑब्जेक्ट, जैसे बेड के बारे में बात करते हैं तो बेड की कैपेसिटी अपने आप को रेस्ट में रखने की इतनी ज्यादा है कि आपको उससे ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब और ज्यादा अप्लाई, तभी तो जाके वो मूव होगा। ठीक है, तो ये होती है मास और इनर्शिया के बीच में रिलेशन। तो इस तरीके से हम कोरिलेट करते हैं पर्टिकुलरली। चीजें क्लियर है? ओके। तो हाँ, ये हो गई है मास और इनर्शिया के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ इनर्शिया, इट्स एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, अलग अलग तरीके के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो फर्स्ट लॉ हमें डिफाइन करता है। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट पे ये चीज देखते हैं। ओके, यहाँ तक हम भी फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में ये आगे देखते हैं।